हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी एकेडमी क्लासेस में। और हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, साथ ही उनके ग्राफ और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अगर हम बात करें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की, तब आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यानी वे विलयन, किस विलयन की बात हो रही है? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लगता है द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए, जो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। द्रव प्लस द्रव विलयन में राउल्ट का नियम लगता है, और राउल्ट के नियम में हम आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं में, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो यही लिखेंगे कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका जस्ट उल्टा अनादर्श विलयन में होगा। क्या होगा कि वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, आप जब नोट्स तैयार करेंगे तो विस्तार से लिखेंगे, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अर्थात देखिए, राउल्ट का नियम क्या था? राउल्ट का नियम हम लोग भी पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कि अगर यह कोई विलयन, कोई द्रव है, शुद्ध द्रव A, और यहाँ पर एक बर्तन में हमने कोई शुद्ध द्रव ले लिया है B, और इसका जो वाष्प दाब है, इसका जो वाष्प दाब है, इसको हमने लिख दिया P0A और इसको लिख दिया P0B। परंतु जब इन दोनों को मिलाते हैं तब यह एक बर्तन में हो गए। अब यहाँ पर A और B दोनों हैं विलयन के रूप में। अब इसका यह जो टोटल दाब होगा PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यह किसके बराबर होगा? यह यहाँ पर PA प्लस PP के बराबर होगा, जहाँ पर PA और PP क्या है? PA जो है, PA यह जो P0A इंटू काई A के बराबर। यही जो राउल्ट का नियम था कि किसी भी द्रव द्रव विलयन में किसी एक घटक का जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा। वे आंशिक वाष्प दाब होगा क्योंकि दो अलग अलग दाब यहाँ पर, आंशिक वाष्प दाब शुद्ध विलयन के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पर Pb बराबर क्या? P0B टू काई B। ठीक। अब इसके बाद अगर इसका PS देखा जाए, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा PA प्लस PB अर्थात P0A काई A प्लस P0B काई B। ये जो है राउल्ट का नियम था। ये राउल्ट का नियम जो भी विलयन सभी सांद्रताओं पर पालन करेंगे उसको हम बोलेंगे आदर्श विलयन। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह दो तरह की जो है हो सकता है, अनादर्श विलयन जो है दो तरह के हो सकते हैं। कौन? वे जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें, वे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करें। तो देखिए, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन से क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर हमने शुद्ध द्रव ले लिया PA, और यहां से इसका वाष्प दाब हो गया, यहां से हमने ले लिया PB, इसका वाष्प दाब हो गया P0B, इसका वाष्प P0A। अब इन दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया। ठीक। अब ऐसी स्थिति में राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम कहता है कि PA इज इक्वल टू P0
P नॉट A काई A और PB इज इक्वल टू P नॉट B काई B। बट अगर यहाँ पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो PA प्लस PB के बराबर। ये कब होगा? जब ये आदर्श विलयन होगा। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या होगा कि PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A काई A, ठीक। और यहाँ पर PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B काई B। अब जब ये P नॉट A एक्स ए काई ए जो PA के बराबर नहीं है और ये PB के बराबर नहीं है, तो जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा PS इज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। ये है विचलन, अर्थात वह जो है ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर अनादर्श राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। तो इस तरह से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बीच में पहला अंतर आपके सामने है, देख लीजिए, समझ लीजिए। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो इस तरह से आदर्श विलयन में ये जो PS होगा वो P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B के बराबर होगा, जबकि अनादर्श विलयन में PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, क्योंकि वो PA और PB के बराबर नहीं होते हैं। तो ये रहा पहला टॉपिक अंतर के रूप में। और इसके बाद दूसरा टॉपिक देखिए, जो इसका सेकंड अंतर होगा, दूसरा टॉपिक वो ये होगा कि विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। और जैसे इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तित हो जाती है, अर्थात केमिस्ट्री में एंथैल्पी शब्द आता है। एंथैल्पी का क्या मतलब है? एंथैल्पी का मतलब था ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा मतलब ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन से मतलब है कि ऊष्मा परिवर्तन, अर्थात जब ऐसे विलयन को तैयार किया जाता है, जब उसके घटकों को आपस में मिलाया जाता है, तब उसमें न तो बाहर से ऊष्मा ली जाती है और न ही अंदर से ऊष्मा बाहर दी जाती है। अर्थात ऊष्मा का जो परिवर्तन है वो निश्चित रहता है। ऊष्मा को सिंबॉलिक कैसे नोट करते हैं? H से, अर्थात ऐसे केसेस में डेल्टा H इज इक्वल टू 0। जबकि यहाँ पर अनादर्श विलयन बनाने में जो एंथैल्पी परिवर्तन है, जो ऊष्मा परिवर्तन है, वो होगा, यानी यहाँ पर डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। ये दूसरा पॉइंट रहा, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि विलयन बनाने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है। आयतन परिवर्तन नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कि विलयन बनाने में आयतन परिवर्तित होता है, यानी आयतन या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्या करा? पॉइंट ये करा कि अगर हम शुरू में A और B के इसके 3 लीटर ले लिए और इसके 2 लीटर लिए, इसको मिला करके विलयन बना रहे हैं, यानी A प्लस B सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये 5 लीटर, यानी कि पहले टोटल जो आयतन होगा बाद में मिलाने पर भी टोटल आयतन के बराबर ही होगा, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होगा। जबकि इसमें जो आयतन में परिवर्तन, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये कैसे हो सकता है, किन केसेस में आएगा? जब दो जो द्रव हैं आपस में मिलाए जाते हैं, अगर वो आपस में विक्रिया न करें, आपस में संगुणित न हो, आपस में जो उनमें जो है आकर्षण न हो, आपस में वे एक दूसरे को जो है कि अपघटित न करें, ऐसी स्थिति में वे आदर्श विलयन बनाएंगे। लेकिन जब दो विलयन आपस में मिलाया जाए तो आपस में संगुणित हो जाए, एक दूसरे में आकर्षण बढ़ जाए या अणुओं को तोड़ दें, ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनके आयतन में परिवर्तन होगा, तब क्या बनाएंगे? आदर्श विलयन बनाएंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि विलेय विलेय आकर्षण कॉमा विलायक विलायक आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण दोनों ही विलेय विलायक आकर्षण के बराबर होंगे। अर्थात इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर लिखेंगे कि विलेय विलेय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण विलेय और विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होते हैं। ये कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए A और A के अणु के बीच में जो आकर्षण है वो आकर्षण B और B के अणु के बीच में भी उतना ही आकर्षण होगा और A और B के अणु के बीच में भी उतना ही आकर्षण होगा। जहाँ पर A जो है प्रथम शुद्ध द्रव है, B द्वितीय शुद्ध द्रव, दोनों को मिला करके A प्लस B का सोल्यूशन बनाया जा रहा है। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें A और A का आकर्षण, B और B का आकर्षण और A और B का आकर्षण आपस में बराबर नहीं होगा। इस तरह से आपने 4 पॉइंट देखा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता था, ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता था, डेल्टा H = 0 होता है। जबकि अनादर्श विलयन में विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तित हो जाती है अर्थात उसमें परिवर्तन होता है अर्थात डेल्टा H = 0। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। यहाँ पर विलयन बनाने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है अर्थात डेल्टा V = 0, जबकि विलयन बनाने में आयतन परिवर्तन होगा डेल्टा V ≠ 0। यानी अब अगला पॉइंट देखिए चौथा, विलेय के अणुओं के बीच में विलायक विलायक अणुओं के बीच में उतना ही आकर्षण होता है जितना कि विलेय और विलायक अणुओं के बीच में होता है। परंतु यहाँ पर क्या है? विलेय और विलेय के अणुओं के बीच में विलायक और विलायक अणुओं के बीच में उतना ही आकर्षण नहीं होता है जितना कि विलेय और विलायक अणुओं के बीच में होता है। इस तरह से आपने देखा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं तथा इनमें अंतर क्या है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अब हम बात कर रहे थे विचलन की, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन के बारे में। विचलन का अर्थ होता है कि माध्य स्थिति से इधर उधर हट जाना, यानी अपने सामान्य स्थिति से हट जाना अर्थात गड़बड़ी उत्पन्न हो जाना। तो विचलन क्या है? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दो बातें हैं। धनात्मक विचलन के बारे में देखते हैं। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन देखिए, हम जानते हैं कि अगर PA = P0A काई A और PB = P0B काई B, तब PS यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा PA + PB के और ये किसके बराबर होगा? P0A काई A + P0B काई B के बराबर होगा। ठीक, परंतु यह किसके लिए है? यह राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए है, आदर्श विलयन के लिए है। अब देखिए धनात्मक विचलन क्या है? जब PA यहाँ पर जो घटक A का आंशिक दाब है, आंशिक वाष्प दाब है, ध्यान दीजिएगा, PA > P0A काई A, यानी कि आंशिक दाब पहले घटक का उसके जो P0A यानी कि प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध द्रव और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल से अधिक हो, अर्थात इसी प्रकार PB > P0B × काई B। अब ऐसी स्थिति में ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा तो यहाँ पे PS > क्या हो जाएगा? PA + PB, अर्थात PA + PB के लिए हम क्या रखते हैं? P0A काई A + P0B काई B। अब यहाँ पर देखिए विचलन तो हो गया, गड़बड़ी हो गई, लेकिन कैसी गड़बड़ी हुई? ये जो टोटल प्रेशर आ रहा है, जो सामान्य अवस्था में प्रेशर होना चाहिए था, वो टोटल प्रेशर से अधिक आ रहा है, यानी कि अधिक आने का मतलब धनात्मक विचलन। ऐसे केसेस में धनात्मक विचलन अर्थात जब
किसी भी दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है। मिलाने के पश्चात जब उनका कुल वाष्प दाब उनके अलग अलग आंशिक वाष्प दाबों और उनके संगत मूल प्रभाजों के गुणनफल के योगफल से अधिक आता है, तब उसको धनात्मक विचलन कहते हैं। अब देखिए धनात्मक विचलन का कारण क्या है, इसका कारण क्या है। मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया C2H5OH और यहाँ पर C2H5OH, ठीक। और इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और यहाँ पर हमने ले लिया CH3CO CH3 और CH3CO CH3 यानी एसीटोन। देखिए अब यहाँ पर यह एक विलयन हो गया, शुद्ध द्रव हो गया और यह भी एक शुद्ध द्रव हो गया। एक्चुअली यहाँ पर ये जो है दोनों कार्बनिक द्रव हैं। कार्बनिक द्रवों में जो है आंशिक धनात्मकता और आंशिक ऋणात्मकता पाई जाती है, जिसको पार्श्व धनायन और पार्श्व ऋणायन भी कहते हैं, जिसको डेल्टा से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर यह जो O है C2H5OH और C2H5OH के अगर दो अणु हैं या और भी अणु है, तो ये जो O होता है ये जो है पार्श्व ऋणात्मक होता है और ये पार्श्व धनात्मक होता है। ऐसे इसमें भी ये पार्श्व ऋणात्मक होगा, ये पार्श्व डेल्टा मतलब अल्प अल्प धनावेश और अल्प ऋणावेश, अल्प ऋणावेश अल्प धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए इसके कारण इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट को आकर्षित करके रखेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को आकर्षित करके रखेगा, यानी कि ये दोनों अणु एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। एक बल द्वारा ये दोनों अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए O पर डेल्टा माइनस है और इधर में जो है डेल्टा प्लस है, इधर में डेल्टा माइनस इधर में डेल्टा प्लस है। अब इसका जो डेल्टा माइनस इसके डेल्टा प्लस को आकर्षित करके रखेगा और इसका डेल्टा प्लस इसके डेल्टा माइनस को आकर्षित करके रखेगा, यानी यहाँ पर भी एसीटोन के दोनों अणु आपस में एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। अब जब ये देख रहे हैं कि ये दोनों अणु फ्री नहीं है जब वो शुद्ध अवस्था में है, ये दोनों अणु फ्री नहीं है जब वो शुद्ध अवस्था में है, लेकिन क्या होता है कि जब इनको एक में मिला करके एक द्रव विलयन बना दिया जाता है तो कमाल की बात होती है क्या कि यहाँ पर C2H5OH और CH3CO CH3 एक दूसरे को जो बॉन्ड से बंधा हुआ है इनके बॉन्ड को हटा देते हैं, तोड़ देते हैं। अर्थात अब इसका प्रत्येक यौगिक का प्रत्येक अणु फ्री हो गया। यहाँ पर प्रत्येक अणु फ्री नहीं था, 2 3 4 ये जो है दो एक दूसरे को बांध करके रखे थे। यहाँ पर क्या है कि इसका भी प्रत्येक अणु फ्री हो गया, इसका भी प्रत्येक अणु फ्री हो गया। यहाँ पर ये जो वाष्पन कर रहा था यानी कि P0 C2H5OH और यहाँ पर ये जो वाष्पन कर रहा था यानी P0 CH3CO CH3, यह क्यों ये जो वाष्पन हो रहा है इसमें ये दोनों अणुओं के बीच में आकर्षण के चलते इसके वाष्पन की दर कम है और यहाँ पर दोनों अणुओं के आकर्षण के चलते इसके वाष्पन की दर कम है, परंतु यहाँ पर एक एक अणु अलग हो गए तो उसी ताप पर यहाँ पर इनके जो वाष्पन की दर हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो PS आएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, PC2H5OH प्लस PCH3CO CH3 के। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जब इस प्रकार का विलयन बने कि उसका जो टोटल वाष्प दाब हो उसके अलग अलग शुद्ध द्रवों के वाष्प दाबों के योगफल से अधिक हो, तब यहाँ पर धनात्मक विचलन होता है। धनात्मक विचलन को अच्छे से समझ लीजिए। धनात्मक विचलन में क्या होता है कि कुल दाब उनके अलग अलग द्रवों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल से अधिक रहता है, ऐसी स्थिति में धनात्मक विचलन कहलाता है। इसका एक एग्जांपल भी आपके सामने है, C2H5OH और CH3CO CH3 का जो मिश्रण होता है यानी विलयन जो बनाते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं ऋणात्मक विचलन। ठीक, अब आते हैं ऋणात्मक विचलन की ओर। ऋणात्मक विचलन
जाहिर सी बात ऋणात्मक विचलन में क्या होना चाहिए कि टोटल जो प्रेशर होगा उनसे कम आना चाहिए। अर्थात यहाँ पर होगा कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए काई ए और पी बी इज लेस देन पी नॉट बी काई बी। अब यहाँ पर पी टोटल यानी पी एस प्रेशर सॉल्यूशन इज लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। देख लीजिए अब यहाँ पर जो टोटल वाष्प दाब है वह उनके अलग अलग आंशिक वाष्प दाबों और उनके मोल प्रभावियों के गुणनफलों के योगफल से कम आता है। कम आने का मतलब ऋणात्मक, इसलिए इसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन, यानी कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है जब, तब ऐसी स्थिति है। अच्छा ऐसी स्थिति कब आएगी देख लीजिए। इसी स्थिति के लिए उसमें क्या था कि जो अणु थे वो मुक्त हो जा रहे थे, इसमें क्या होगा कि अणु जो है बंध जाएंगे, यानी कि जब दो द्रव ऐसे हो कि आपस में अभिक्रिया करें तभी जाकर के वो अनादर्श विलयन बनाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया H2O को और यहाँ पर हमने ले लिया किसी एक अकार्बनिक अम्ल को ले लीजिए, HCl को भी ले सकते हैं, H2SO4 को ले लिया, ठीक। यहाँ पर H2O के बीच में आकर्षण बल होता है, दुर्बल हाइड्रोजन बल। यहाँ पर H2SO4 और H2SO4 के बीच में भी दुर्बल हाइड्रोजन बल होता है, परंतु उतना आकर्षण बल नहीं होता है जितना कि H2O और H2SO4 के अणुओं के बीच में होता है। अर्थात फिर से वही क्या इसमें क्या है कि विलेय के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो जब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल के बराबर नहीं है, या तो कम हो जा रहा है या तो अधिक हो जा रहा है। कम हो जाने के कारण धनात्मक विचलन हुआ और अधिक हो जाने के कारण ऋणात्मक विचलन होगा। अब यहाँ पर देखिए H2O के बीच में जो मान लीजिए H2O है, ऐसे ही ये H2O है, इस पर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। अब इसके कारण ये जो है इसको और इसको आपस में आकर्षित रहेंगे, ऐसे आगे भी, तो अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है, इसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, आगे डिस्कस किया जाएगा कार्बनिक रसायन में। ऐसे ही H2SO4 में H2SO4, देखिए SO4 पर यहाँ पर ये इस पर जो डेल्टा माइनस रहता है और इस पर जो डेल्टा प्लस रहता है। अब इसके SO4 और यहाँ पे H2 है, इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, अब ये इससे आकर्षित रहता है, ये इससे आकर्षित रहता है, इसके कारण ही तो इसके अणु आपस में आकर्षित रहते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। परंतु जब इनको आपस में मिला दिया जाए, अर्थात यहाँ पर H2O प्लस H2SO4 कर दिया जाए, तब अब यहाँ पर जो H2O के बीच में आकर्षण बल है और यहाँ पे H2SO4 के बीच में जो आकर्षण बल है उससे अधिक प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है H2O और H2SO4 के बीच में। अब जब प्रबल आकर्षण बल उत्पन्न होगा तब इसके आयतन में भी कमी आएगी और ये अनादर्श विलयन बनाएंगे। अर्थात जब इस प्रकार का सिचुएशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर P0 H2O और यहाँ पर P0 H2SO4, ठीक। और यहाँ पर ये जो है टोटल P जो है यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल जो प्रेशर होगा वह इन दोनों के प्रेशर यानी कि शुद्ध द्रवों के प्रेशर और आंशिक यहाँ पे आंशिक मोलों के गुणनफल के योगफल से भी कम आ जाएगा। क्यों कम आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण बल अधिक है, और जब कम आएगा यानी P0 H2O काई H2O प्लस P0 H2SO4 काई H2SO4, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऋणात्मक विचलन होगा। अर्थात जब इस तरह की स्थिति हो कि PS is greater than P0 A काई A प्लस P0 B काई B, तब क्या है? ये धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन है। और ऐसी स्थिति हो जाएगी PS is less than P0 A काई A प्लस P0 B काई B, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक विचलन हो जाएगा, तब ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है।
इस तरह से आप देख सकते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। इससे पहले भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया है। हम देखते हैं कि यहां पर PA है और यहां पर PB है। PA यहाँ पे PB शून्य है, PB है ही नहीं, अर्थात यहां पर P नॉट A, देखिए PA और P नॉट A यहाँ पर नीचे की ओर है, जबकि यहाँ पर हम रख रहे हैं कि काई A बराबर A, जबकि यहाँ पे काई B बराबर 0। काई का मतलब क्या है? काई का मतलब है मोल प्रभाज से, और यहाँ पर काई B 1 रहेगा और यहाँ पे काई A 0 रहेगा। हमने पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन मिलेगी, जबकि ये जो टोटल होगा ये होगा PS = PA + PB। ये आदर्श विलयन के लिए था। परंतु जब अनादर्श विलयन होगा यानी धनात्मक विचलन में, देखिए धनात्मक विचलन में क्या होगा, यहाँ पर है PA, यहाँ पर है PB, यहाँ पर है काई A = 1, यहाँ पे काई B = 0, यहाँ पे काई B = 1, यहाँ पे काई A = 0। तो यह जो है, यह ग्राफ कब होता है? जब आदर्श विलयन होता तब। परंतु यहाँ पर क्या है कि यह इस लाइन से धनात्मक विचलन मतलब अधिक, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर ये वाली लाइन लेते हैं तो ये किसको प्रदर्शित करा था? आदर्श विलयन को, परंतु यहाँ पे धनात्मक विचलन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे विचलन प्रदर्शित करते हुए ऐसा। देखिए ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ है और इसको हमने मिला दिया। ठीक, तो अब टोटल जो प्रेशर वो PA + PB ये वाला लाइन प्रदर्शित कर, लेकिन यह भी अधिक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यानी ये है कि टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन P नॉट A काई A + P नॉट B काई B। ठीक, ये रहा धनात्मक विचलन। अब देखिए ऋणात्मक विचलन का ग्राफ। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये PA है, यहाँ पर ये PB है, यहाँ पर काई A = 1, यहाँ पे काई B = 0, यहाँ पे काई B = 0 और काई A = 1। तो अगर ये आदर्श विलयन होता तो सीधी लाइन बताता, अगर ये आदर्श विलयन होता तो ये सीधी लाइन बताता। अब यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक विचलन का मतलब उससे भी कम आना, अर्थात यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे ग्राफ दिखाएंगे, यहाँ पर भी ऐसे नीचे की ओर ग्राफ दिखाएंगे। और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन जो है ये टोटल प्रेशर को बता रही है, यानी कि PS = PA + PB, लेकिन यहाँ पर इनसे भी कम दिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, PS > P नॉट A काई A + P नॉट B काई B। इस तरह यह ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है। ये धनात्मक विचलन का ग्राफ, ये ऋणात्मक विचलन का ग्राफ और ये जो आदर्श विलयन का ग्राफ। ठीक, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में स्थिर क्वाथी के साथ साथ अणुसम के गुणधर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए और रटिए, पढ़िए, और इनको आप पढ़ के रखेंगे तभी अगले वीडियो जो कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।